हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू लॉ का हम ये देखने जा रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। आप जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताऊं उसे नोट करते जाइएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि मिताक्षरा जो है वो कमेंट्री है, किस स्मृति पर बेस्ड है वो, है ना। तो आंसर तो इसका होगा बी, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर है। लेकिन इससे हमारा काम, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप चला लेना, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा बन सकता है वो है स्मृति से। और दूसरा ये जो दो इसकी डिवाइडेशन है, स्कूल है मिताक्षरा एंड दयाभागा, यहाँ से तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं सेपरेटली। इसके लिए देखो, सबसे पहले स्मृति की हम बात कर लेते हैं। तो तीन तरह की स्मृतियां जो है फेमस है, वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति में पहली बार इंसान के जो चार आश्रम की बात कही गई थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये मनुस्मृति में कहा गया था। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में फर्स्ट टाइम पॉजिटिव लॉ को बात की गई थी और उसे डिवाइड किया गया था आचार, जैसे कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, व्यवहार और प्रायश्चित। अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी जो स्मृति आती है वो थी नारद स्मृति, ठीक है। इसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और फर्स्ट टाइम जो है इसमें डाइवर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और स्त्री धन की बात की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं स्कूल्स की। मिताक्षरा एंड दयाभागा ये दो स्कूल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि मिताक्षरा के फादर कौन है एंड दयाभागा स्कूल के फादर कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना, मिताक्षरा स्कूल के जो फादर हैं वो हैं विज्ञानेश्वर और दयाभागा स्कूल के फादर हैं वो हैं जीमूतवाहन। अब यहाँ पर बच्चों को होता है कंफ्यूजन और प्रॉब्लम की कैसे याद रखें। तो आप याद रखिए इनके इनिशियल, दयाभागा का डी और जीमूतवाहन का जे, तो आपका बन गया डी जे। तो आपको याद हो जाएगा डीजे। क्लियर। तो दया भागा का या अगर एग्जैक्ट नेम याद नहीं है जिमुतवाहन, तो इतना तो याद हो जाएगा डीजे। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसका नाम जे से शुरू हो रहा है, तो आप ऑप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। डी फॉर दया भागा एंड जे फॉर जिमुतवाहन, ठीक है। बच गया रेस्ट, विज्ञानेश्वर वो मिताक्षरा के हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया था। जो मिताक्षरा स्कूल है वो देखो बहुत सारी बातें हैं उसमें, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना से याद रखना। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा वो इस चीज़ पे बनता है कि मिताक्षरा स्कूल में विमेन को कोई राइट नहीं थे, उसके अपोजिट दयाभागा में विमेन को राइट्स थे। और ये पूरे इंडिया में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम अप्लाई होता था। तो बचे हुए जो वेस्ट बंगाल और असम है वहां पर कौन अप्लाई होता था, दयाभागा अप्लाई होता था, ठीक है। इसकी चार ब्रांच है, मिथिला, बनारस, महाराष्ट्र और द्रविड़, और इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ये तीन चार चीजें जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो 2005 हुआ था उसके बाद से क्या चेंजेस आए महिलाओं की स्थिति में। तो आपको पता होगा इस अमेंडमेंट के बाद से बेटियों को, डॉटर्स को भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लग गया था। तो आपको याद रखना है ऑल हिंदू वुमेन नहीं, डॉटर कोपाशनर, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर देखते ही और फिर इसका ऑप्शन पढ़ो, डॉटर ऑफ कोपाशनर हैज बिकम कोपाशनर, ठीक है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मैरिज ऑफ अ हिंदू कोपाशनर विद अ हिंदू गर्ल और विद अनदर। देखो, ये एक पर्सन है, इसने दो लोगों से शादी करी। एक तो इससे जो कि हिंदू मैरिज से है, और इनसे जो इंडियन मैरिज एक्ट लगता है जिनके ऊपर, है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट लगता है। अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर चाहे हिंदू से शादी की हो या एनी अदर किसी रिलीजन के से शादी की हो, बट किसके अंदर की है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर की है ना। इसमें डायग्राम में आप देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी है, ठीक है। तो क्या होगा उसका इफेक्ट, ओके। तो इसका जो इफेक्ट होगा हम देखते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट जहाँ पर है तो वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये कॉमन है जनता के लिए, और ये कौन से स्पेशल है, हिंदू लॉ वाले, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑटोमेटिकली सर्व्स हिज मेंबरशिप फ्रॉम कोपाशनल प्रॉपर्टी। जैसे ही आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी तो आपका जो कोपाशनल प्रॉपर्टी वाले राइट थे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मेंबरशिप जॉइंट फैमिली से आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी ऑफ अ गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। ये किस चीज़ का ग्राउंड होगी,
तो ये ग्राउंड है हमारे वॉइडेबल मैरिज का, ग्राउंड बनता है, ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज। आपको याद रखना है कि जो वॉइडेबल मैरिज है वो सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई है, सेक्शन 12, ठीक है। और इसके जो ग्राउंड्स हैं, इसके जो ग्राउंड्स हैं, आपको 4 ग्राउंड है, इसको याद रखना। सबसे पहला है इम्पोर्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट, जो रेस्पोंडेंट है वो कैसा है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 जो था, जिसमें अनसाउंडनेस की बात की गई है, वो वाला भी क्या होता है, वॉइडेबल होती है मैरिज। और तीसरा जो ग्राउंड है वो है कि कंसेंट जो थी वो आपकी फोर्स या फ्रॉड से ली गई है, कंसेंट, ठीक है, तो भी आपकी मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइडेबल बन जाएगी। अगला जो ग्राउंड आएगा फोर्थ, वो आता है कि जब शादी हो रही थी एट द टाइम ऑफ मैरिज गर्ल क्या थी, प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो ये किस चीज का आधार हो गया, और म्यूचुअल सॉरी वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड हो गए। तो ये 4 ग्राउंड है, आपको याद रखना है। सेक्शन 5 में 5 वैध विवाह की कंडीशन है और धारा 12 के अंदर वॉइडेबल के 4 ग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है सपिंडा रिलेशनशिप अंडर हिंदू टुवर्ड्स फादर। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, देखो सपिंडा में जो होता है, फादर की तरफ से आपको 5 जनरेशन चेक करनी है, मदर की तरफ से आपको 3 जनरेशन चेक करनी है, ठीक है। सिंपल चीज है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। सेक्शन जो है सब इन रिलेशन का आपको याद रखना है, सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ, ठीक है। दो चीजें जो क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको और देखो 3F है और 3G के अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ना, तो ये भी याद रख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, ये तो आ ही चुका है ना। अब जो हमें चेक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखना हमेशा, फादर के हिसाब से जो 5 आप देख रहे हैं फादर के, है ना, इसमें इंक्लूड होगा वो पर्सन खुद भी, वो वाली जनरेशन भी। लेट सपोज मान लीजिए ये कोई एक है, इसकी शादी की बात चल रही है, तो इनको भी काउंट करना है, जनरेशन 1, इसके फादर जनरेशन 2, 3 दादाजी, ऊपर बड़े दादाजी, अरे, और उससे भी बड़े दादाजी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 ऐसे देखी जाएगी, मतलब कि जिसकी शादी होने वाली है उसको खुद को भी कैलकुलेट करना है इस 5 के अंदर, जो 5 डिग्री फ्रॉम फादर है ना, इस 5 के अंदर इसको भी काउंट करना है। और मदर के अंदर से, जो मदर की साइड से जो आप काउंट करेंगे, मदर की तरफ से देखिए आप काउंट कर रहे हैं, तो ये पर्सन खुद, ओके, इसकी मदर जनरेशन 2 और इसकी नानी जनरेशन 3, ठीक है। कई बार बच्चे, ये इसलिए बता रही हूँ, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 5 फादर की जो काउंट करते हैं उसमें इसको काउंट नहीं करते, इसके ऊपर की 5 देख लेते हैं, ठीक है। और मदर वाले में इसको खुद को काउंट ना करते हैं, मदर, नानी और बड़ी नानी, मतलब परनानी, उनको काउंट करते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी आपकी, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट बिटवीन द पार्टीज टू अ मैरिज। ये पूछ रहे हैं कि जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिक्री आ गई है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। ब्रिंग मैरिज रिलेशनशिप बिटवीन एंड, नहीं ये गलत है, मैरिज एंड नहीं होती है। पार्टीज फ्री टू मैरी अगेन, नहीं, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। रिलेशनशिप स्पाउस दे आर नो मोर हस्बैंड वाइफ, नहीं। और डज नॉट मैरिट, देखो इसमें क्या होता है, मैरिटल जो रिलेशनशिप होता है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और कॉन्जुगल राइट्स जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वो बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन रहते रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब जब जुडिशियल सेपरेशन की बात आ गई तो आप इसमें सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन है 10 जुडिशियल सेपरेशन का, और RCR वो है 9, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वो है आपका सेक्शन 9। इनसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर डॉटर्स एंड सन, फादर ऑफ अ मेल हिंदू आर लीगल एयर्स एंड प्लेस्ड एज द फॉलोइंग। देखो ये पूछ रहा है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर फादर की बात आती है, दो क्लास 1 एंड क्लास एयर्स दो हैं, है ना, क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। हमेशा याद रखना क्लास 1 के अंदर मदर आती है एंड क्लास 2 के अंदर फादर आता है, फादर को क्लास 2 के अंदर रखा गया है, क्लियर। क्लास 2 में है फादर, अगर आपको ये याद है तो दो लोग पूछे, इन्होंने डॉटर्स सन पूछा है,
डॉटर सन पूछा है और फादर पूछा है, कौन से लीगल ईयर्स उसमें आएंगे, है ना। तो फादर का आपको याद है क्लास 2, तो देखा पहला ऑप्शन क्या कहता है, बोथ प्लेस्ड क्लास 1, ये गलत हो गया। फादर प्लेस क्लास 1, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डॉटर सन प्लेस क्लास 1, फादर एज क्लास 2 ईयर्स, ये सही हो गया। बोथ आर क्लास 2 ईयर्स, ये गलत हो गया। ठीक है, याद रखिएगा फादर क्लास 2 में आता है, एक भी अगर आपको पता है तो हो जाएगा। फादर का हमेशा पूछते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे मदर और फादर दोनों को क्लास 1 में रख देते हैं, विच इज रॉन्ग। सिर्फ मदर क्लास 1 में है, फादर हमेशा क्लास 2 में आएंगे। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैरिज ऑफ अ हिंदू मेल और फीमेल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखो अनसाउंड माइंड वाले थे जो, उनकी हमेशा और हमेशा वॉइडेबल होती है, याद रखिएगा। सेक्शन 5 के अंदर 5 कंडीशंस हैं। पहली जो कहती है बाइगेमी के बारे में, पहली। दूसरी जो है वो अनसाउंडनेस अगर कोई व्यक्ति है तो बताती है। तीसरा बताता है एज, 18 और 21। चौथा बताता है सपिंड रिलेशनशिप, और पांचवी बताती है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, पहला वॉइड होगा इसका इफेक्ट, सपिंड वाली मैरिज हो गई तो वॉइड होगी, और प्रोहिबिटेड रिलेशन में हो गई तो वॉइड हो गई। 1, 4 एंड 5 इनका इफेक्ट होता है वॉइड। 2 जो अनसाउंडनेस है इसका इफेक्ट होता है वॉइडेबल, और 3 एज वाली इसका इफेक्ट होता है वैलिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा था, साउंड माइंड अनसाउंड माइंड पर्सन का इफेक्ट पूछा था, तो याद रखिए इसका होगा वॉइडेबल। ठीक है, 118। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चाइल्ड इज टू बी अडॉप्टेड इन द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट शुड बी। अच्छा, ये जिस बच्चे को अडॉप्ट करना है उसकी वैलिडिटी पूछ रहे हैं, एसेंशियल्स पूछ रहे हैं कि किस बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है कौन से बच्चे को आप अडॉप्ट करोगे। वो बताई गई है, पहला कि वो हिंदू होना चाहिए, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एक्ट लग रहा है ना, हिंदू होना चाहिए। दूसरा, नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं आज आपने कर लिया कल किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। तीसरे नंबर पे जो आता है नॉट मैरिड, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और 4 नंबर पे है 15 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 15 से नीचे नीचे का होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है मैरिड वाली और 15 वाली, इन दोनों का अपवाद है, वो है कस्टम। अगर आपका कस्टम अलाउ कर रहा है तो आप 15 से ऊपर वाले बच्चे को भी गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चाइल्ड शुड बी बिलोंग हिंदू रिलीजन एंड बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज इज ट्रीटेड एज वॉइड। फिर से भाई देखो सेक्शन 5 का घुमा घुमा के तरह तरह से क्वेश्चन आ रहा है, 3-4 बार हम देख चुके हैं। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वॉइड कब होती है, मैंने क्या बोला था, 5 का 1, 4 एंड 5। ठीक है, 145 भी याद रख सकते हो, 145, 145 ये 3 शर्तें रहेंगी। तीनों कंडीशन अगर ब्रीच होती हैं तो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो देखो 5 का 1, 2 है नहीं, 1, 3 नहीं, 145 डी। 120 के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू लॉ इज अ सिविल लॉ, नहीं ये कौन सा है, ये पर्सनल लॉ है, क्योंकि तभी तो लिखा हुआ है ना हिंदू लॉ। एंशियंट सोर्स कौन से, श्रुति स्मृति डाइजेस्ट कमेंट ऑल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। सेक्शन 5(1) फिर से देखो रिपीट हो रहा है, 5(1) प्रोवाइड्स फॉर किस सेक्शन 5(1) किसके बारे में बात करता है, तो 5(1) क्या कह रहा था कि व्यक्ति दो बार शादी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। उसमें जो लैंग्वेज है वो है नॉट हैविंग लिविंग स्पाउस, मतलब कैसा होना चाहिए, एक ही सिंगल होना चाहिए। तो किसकी बात करता है, मोनोगेमी की बात करता है। ठीक है, बाइगेमी पोलीगेमी और पोलीएंड्री की बात नहीं करता है, हाँ इनको प्रोहिबिटेड करता है। बाइगेमी को मना कर रहा है कि दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, बट बात किसकी करता है, मोनोगेमी की बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन पूछ रहे हैं, है ना। ये चीज भी मैंने आपको कितना बार बताई हुई है, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 के अंदर है, और 9 में है आरसीआर, आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट याद रखिए सेक्शन है सॉरी क्वेश्चन हमारा सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ। देखो हमेशा याद रखना, चाइल्ड चाहे आपका वॉइड मैरिज से हो या वॉइडेबल मैरिज से हो, वो दोनों ही मैरिज में चाइल्ड होगा, वो
कैसा होगा, लेजिटिमेट होगा, तो बच्चे पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट ऑफ, देखो ये बोल रहा है किसके रीति रिवाज माने जाएंगे, ब्राइड के, ग्रूम के, दोनों के मान लिए तो लड़ाई झगड़ा ही हो सकता है, इधर पार्टी, किसी एक के भी चल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक के, जरूरी नहीं है कि दूल्हा के चलें दुल्हन के चले या दोनों के चलें, किसी भी एक के हो जाए, रिचुअल होने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लास वन सन जो है, क्लास वन के अंदर जितने तरह की सन की बात की गई है, डज नॉट इंक्लूड, कौन सा वाला सन इंक्लूड नहीं है। तो आपने क्लास वन ईयर्स अगर शेड्यूल देखा हो, शेड्यूल में क्लास वन एंड क्लास टू दोनों की बात की गई है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन करके लिखा हुआ है कि सन एंड डॉटर्स के अंदर कौन इंक्लूड नहीं है, यूटराइन वाले इंक्लूड नहीं है। यूटराइन कौन से होते हैं, जिसकी मदर तो सेम होती है बट फादर अलग अलग है। फादर अलग अलग होते ही दोनों बच्चे एक दूसरे के क्या हो गए, स्टेप हो गए, स्टेप ब्रदर स्टेप सन। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, आपका आंसर होगा बी, स्टेप सन इंक्लूड नहीं है, अडॉप्टेड सन तो आपका खुद का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर एक कोई सर्विंग सन है, मतलब सन है, डॉटर है एंड मदर है, मेल की है ना, तो इनको कैसा मिलेगा, मतलब इनका शेयर कैसे जाएगा। तो सेक्शन 10 के अंदर हम देखते हैं, तो सब क्लॉज 2 पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें ही लिखा हुआ है कि सन डॉटर और उनकी जो मदर हैं उनको ईच शेल टेक वन शेयर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, एनी प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय हिंदू फीमेल की बात करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू फीमेल को पहले जो था कि सिर्फ और सिर्फ एक्वायर का राइट था, वो उसे डिवॉल्व दैट मीन्स ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, सिर्फ ओनली और राइट टू एंजॉय था। कौन सा, राइट टू एंजॉय। बट अब उसके पास फुल ओनरशिप भी है, एक्वायर भी कर सकती है और ट्रांसफर भी कर सकती है। ठीक है, तो अब वो क्या है, उसकी फुल ओनर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर पर्सन वो होता है जो बिलो 18 हो, उसने अभी तक अपनी एज 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं की हो। अ फीमेल हिंदू हु इज मेजर, फीमेल हिंदू जो कि मेजर है और इज ऑफ साउंड माइंड, सही है ना, लीगली कैपेबल है, किसके लिए अडॉप्शन ले सकती है, किसी भी सन का या डॉटर का। कब ले सकती है, विडो है और डाइवर्स वुमेन है, यहाँ ले सकती है दोनों, अनमैरिड है तो ले ही सकती है। अगर उसका हस्बैंड कैसा हो गया है, रिनाउंस हो गया है वर्ल्ड से, रिनाउंस्ड हो गया है एंड सीजेस टू बी हिंदू, मतलब अब वो हिंदू नहीं रहा है, और डिक्लेयर्ड बाय इनकॉम्पिटेंट, उसने कोर्ट ने उसे अनकॉम्पिटेंट क्योंकि वो अनसाउंड माइंड हो गया है, तो इस कंडीशन में भी वो ले सकती है। दैट मीन्स ए बी सी तीनों ही कंडीशन में वो गोद ले सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, कंसेंट की सिर्फ इसलिए बात की गई थी क्योंकि अगर उसका हस्बैंड है तो उसे कंसेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास, अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज अ, देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज एक, है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है सेक्रामेंट। ठीक है, बट अगर ये आए आफ्टर 1976, ठीक है, या प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा कुछ करके आए प्रेजेंट में, तो आपको याद रखना है क्वासी सेक्रामेंट, अभी भी सेक्रामेंट्स तो हैं बट क्वासी सेक्रामेंट्स। ठीक है, क्योंकि 1976 में म्यूचुअल डाइवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट है ना, कंसेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स आए, तो इसकी वजह से जो सेक्रामेंट्स थे वो थोड़े से कम हो गए और कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए, इसीलिए वो बन गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्रामेंट। ठीक है, अभी फुल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस अमंग हिंदूज हैज बीन कोडिफाइड अंडर, हिंदू अगर शादी करते हैं तो कौन सा एक्ट लगेगा, वो लगेगा हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इफ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंडा, फिर से वही घुमा घुमा के आ रहे हैं, तो सपिंड वाले जब शादी करेंगे तो वो होगी वॉइड, सेक्शन 5 के अंदर पॉइंट नंबर 4। ठीक है, और प्रोहिबिटेड रिलेशन पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदू डाइज, एक हिंदू कोई व्यक्ति है वो इंटरस्टेट निर्वसित ही मर जाता है, उसके बाद में कौन है, 2 सन 1 डॉटर एंड विडो,
ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? सबके पास जाएगी, सन, डॉटर, विडो, ऑल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू कैन डिपोज टू इंटरेस्ट इन मिताक्षरा कोपाशनल प्रॉपर्टी, किस तरह से उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है ना? तो सेल नहीं, सेल और ये गिफ्ट वाले मैटर इसमें नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ विल, वसीयत के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी किसी को दूसरी को प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो आंसर सी विल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग टू एनी प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड ऑफ डिजीज। देखो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बॉडी वो है ना, तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिले, है ना। अभी मैं बताती हूँ कि कौन से सेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो रहा है और कौन से सेक्शन में डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो है 28, जो कहता है कि बीमारी के आधार पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बट सेक्शन नंबर 26 जो है वो बात करता है, अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अगर 25 में बात करता है, अगर आपने मर्डर कर दिया है हिस्से के लिए, मर्डरर, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 26 एंड 25 ये दोनों याद रखना है। और 28 में है बीमार, तो बीमार कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, कन्वर्ट करने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और मर्डर करने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट हस्बैंड एंड वाइफ में फाइल अ पिटिशन फॉर म्यूचुअल कंसेंट। देखिए, म्यूचुअल कंसेंट का जो डाइवोर्स है वो है 13B के अंदर, और नॉर्मल जो डाइवोर्स है वो 13 के अंदर है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसेंट थ्योरी, जो डाइवर्स की कंसेंट थ्योरी है वो कब आई? अब इसको देख के बच्चे बहुत चकरा जाएंगे, बट आपको याद रखना चाहिए कि म्यूचुअल कंसेंट से, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स की बात कर रहा है, तो सेक्शन है 13B। 13B A B C ये चीजें शो करती हैं कि अमेंडमेंट से आया है प्रोविजन। दैट मीन्स ये जो कंसेंट थ्योरी है वो 13B से रिलेटेड है। और 13B कौन से अमेंडमेंट से आया था? ये आया था 1976 के अमेंडमेंट से। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो सैक्रामेंट और उसकी बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की, तब भी मैंने ये बताया था। तो 1976 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कौन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता? हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट? तो अनमैरिड पर्सन कर सकता है भाई, वाइफ जिसका तलाक हो चुका है वो कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? हस्बैंड विद कंसेंट ऑफ वाइफ, हस्बैंड को कंसेंट लेनी ही है, बिल्कुल कर सकते हो। बट हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ, तो ये वही नहीं काम चलेगा। तो जो काम नहीं चलेगा वही पूछा है, नॉट एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू मेल 28 साल का है और वो फीमेल चाइल्ड 13 साल की करना चाहता है, तो हमेशा याद रख लेना इसके अंदर सेक्शन है 11। ठीक है, सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर आप अपोजिट जेंडर का ले रहे हो, मेल अगर फीमेल लेना चाहता है तो 21 साल का गैप होना चाहिए, फीमेल अगर मेल ले रही है तो 21 साल का गैप होना चाहिए। इन दिस क्वेश्चन 28 ईयर्स का मेल है, 13 साल की लड़की है, तो दोनों के बीच में गैप अगर निकाला जाए माइनस करके तो ये होता है 15 साल। क्या 21 साल हुए? नहीं। तो इसमें अगर ऐसा कोई अडॉप्ट किया है तो आपका वॉइड हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि अ जूनियर मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बी इट्स करता। जूनियर क्या हो सकता है? करता, हाँ हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस में, बट उसके लिए उसको क्या लेनी पड़ेगी? विद द कंसेंट हो सकता है, कंसेंट ऑफ अदर कोपार्टनर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ समाप्त होता है आपका हिंदू लॉ। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एमपी की प्रेपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।